Hello students, this is the first video of the chapter Force and Laws of Motion. In this video, we'll solve the part 1 of questions. Let's get into our questions. The first question is saying, what is the name given to the product of mass and velocity? तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू इट इज मोमेंटम. वी नो P इज इक्वल्स टू mv होता है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम. देखो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो इनके जितने भी आंसर्स होंगे ये या तो एक वर्ड के होंगे या एक लाइन के होंगे. ये 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, इनके 1 मार्क्स मिलते हैं ना, तो इसके आंसर्स बहुत शॉर्ट में लिखना है हम लोग को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन. अब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करती है? तो इसका भी आंसर मोमेंटम ही होगा. मोमेंटम मेजर करती है कि किसी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है. क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इट इज मेजर्ड बाय मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है? तो SI यूनिट बहुत लोग याद रख लेते हैं, जो ना याद रख पाए उनके लिए एक सिंपल ट्रिक होती है कि फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. P इज इक्वल्स टू m इंटू वी. अब फिर यहाँ पे आप जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी वैल्यूज़ रख लीजिए. तो m इज़ मास, ये मास है. मास की यूनिट होती है kg और v इज़ वेलोसिटी. v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड. ये यूनिट हो जाएगी SI यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्टेट वेदर मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर. मोमेंटम स्केलर होती है या वेक्टर होती है, ये बताना है. सो वी नो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Momentum is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. देखो इसको इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास इंटू. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का, है ना. और हमको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी वेक्टर होती है. तो जब वेक्टर मास स्केलर होता है, तो वेक्टर और स्केलर का जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो क्वांटिटी होगी ये भी वेक्टर हो जाएगी. जब एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो जो न्यू क्वांटिटी बनती है ये भी वेक्टर होती है. तो यहाँ पे मोमेंटम इज वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग. देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि गन में कितना मोमेंटम होगा, गन और बुलेट का. अभी इसको फायर नहीं किया गया है, इसको दागा नहीं गया है, तो यानी कि अभी जब फायर नहीं किया गया है तो गन और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 0 है. अब मोमेंटम निकाल लो. P इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है. मास कितना भी हो, अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, है ना. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोमेंटम इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose unit is kg मीटर पर सेकेंड. तो ये तो खुद कर लोगे आप, सेल्फ वर्क करिए ये. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. What will be the momentum of a body of mass m and moving with a velocity v. तो इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम इस क्वांटिटी का? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो m इंटू वी.
ये मोमेंटम हो जाएगा इसका। 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ फोर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंज इट्स शेप। एक ऐसा फोर्स बताना है जो बॉडी को मोशन तो नहीं करा सकता है बट उसका शेप चेंज कर सकता है। तो हमें पता है कि ये फोर्स होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ये बलून ले लिया हमने, इसमें इधर से हमने प्रेशर लगाया, इधर से प्रेशर लगाया, इधर से प्रेशर लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ये सब फोर्स लगाए। F1, दिस इज़ F2, दिस इज़ F3, दिस इज़ F4। ये सारे फोर्सेस लगाए, है ना। और ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं। अगर दे बैलेंस आउट ईच अदर तो क्या होगा, ये बलून में मोशन तो नहीं होगा, ये मोशन नहीं होगा, बट देखोगे कि बलून का शेप बदल जाएगा। जो बलून है इट विल गेट डिफॉर्म्ड, इसका शेप चेंज हो जाएगा, दैट इज शेप चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स इज अ फोर्स विच कैन नॉट क्रिएट अ मोशन इन अ बॉडी बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। 9th पे चलते हैं। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स विच स्लोज डाउन द मूविंग बाईसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग। कह रहा है अगर साइकिल को आप पैडल मारना बंद कर दोगे तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है अपने आप। ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आप रोड पे चला रहे हो साइकिल तो रोड एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है साइकिल के पहिए पे, जिसकी वजह से साइकिल अपने आप रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी हमने देखा कि बैलेंस्ड फोर्स चेंज करता है शेप। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11th. Question number 11th is saying, when a ball is dropped from height, its speed gradually increases. Name the force which causes this speed change. जब बॉल को ऊपर से फेंकते हो तो उसका धीरे धीरे देखते हो स्पीड बढ़ने लगता है। जितनी ऊपर से बॉल फेंकोगे उतना उसको डिफ़िकल्ट होगा कैच करना, उतनी तेज़ वो आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा होता है, जिसकी वजह से जितनी ऊपर से बॉडी आएगी उतना ज़्यादा टाइम उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा स्पीड उसकी गेन कर लेगी बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को रेस्ट में रखती है अगर रेस्ट में है, और अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रखती है? तो वो है इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अलग दूसरा नाम क्या है? इसको गैलीलियोज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको गैलीलियोज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज 6 kg एंड ऑब्जेक्ट बी इज 34 kg. विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैज़ मोर इनर्शिया। किस में ज़्यादा इनर्शिया है? अब ये ऑब्जेक्ट ए रखी है, इसका मास है 6 kg, और ये ऑब्जेक्ट बी रखी है, इसका मास है 34 kg. अब बताइए किस में ज़्यादा इनर्शिया है? देखो, ऑब्जेक्ट ए को अगर मूव कराना है तो इसको ज़्यादा फोर्स, कम फोर्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हल्की है, और ऑब्जेक्ट बी भारी है, इस पर फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जिसको फोर्स ज़्यादा देना है उसमें ज़्यादा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इज़ हाई, और जिसमें फोर्स कम देना है उसमें
लो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी हैज हायर इनर्शिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन। तो ये तो आप कर लोगे खुद से, ये यू हैव टू फाइंड दिस आउट इन योर बुक, ढूंढ के खुद से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेट वेदर फोर्स इज स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बताना है कि फोर्स स्केलर है या वेक्टर है। तो चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमें पता है एक्सेलरेशन किससे बना है, वेलोसिटी से बना है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसकी वजह से फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग विद विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ रनिंग बॉल बी मल्टीप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन मोमेंटम। कह रहा है ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ बॉल मल्टीप्लाई करेंगे कि मोमेंटम ऑफ बॉल निकल आए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मास ऑफ बॉल से। अगर स्पीड ऑफ बॉल इंटू मास ऑफ बॉल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोमेंटम ऑफ बॉल। तो इसका आंसर होगा मास ऑफ द बॉल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इसका आंसर होगा मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। जिस बॉडी में मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी में मास कम होगा उसका इनर्शिया कम हो जाएगा। तो वी कैन से मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स पैसेंजर्स आर जर्क्ड। जब कार चलती हुई कार रुकती है तो पैसेंजर्स कहाँ पे धक्का खाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं ना। पैसेंजर्स आर जर्क्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैसेंजर की जो बॉडी है, सपोज ये कार है एंड दिस इज द सीट एंड द पैसेंजर इज सिटिंग हियर। तो पैसेंजर की बॉडी, लोअर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द कार। जो नीचे का हिस्सा है पैसेंजर का वो कार से कांटेक्ट में है, ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो जो नीचे का हिस्सा है ये पहले रुक जाएगा, इसमें पहले इनर्शिया ऑफ मोशन विल बी ओवरकम। जबकि यहाँ पे अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा, तो इसकी वजह से थोड़ी देर एक झटका सा लगेगा और पैसेंजर ऐसे आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ स्टेशनरी कार सडनली स्टार्ट्स पैसेंजर्स आर जर्क्ड। इसमें बैकवर्ड, जब कार स्टार्ट होती है इसी तरह पीछे धक्का लगता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ये देखते हैं। इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ डैश एंड नो डैश रेजिस्टेंस द मूविंग बाईसाइकिल वुड नेवर स्टॉप फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। देखो, एक अगर ये साइकिल है और ये ऐसे चल रही है, और अगर जो इस पे राइडर बैठा हुआ है ये इसके पेडल मारना बंद कर दे तो ये आगे जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है इसको फ्रिक्शन मिल रहा है रोड से। ये रोड जो है ये इस पर थोड़ा फ्रिक्शन दे रही है। और सेकेंड रीज़न है जो एयर है, यहाँ पे चारों तरफ एयर है, इसका भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एयर।
तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बाईसाइकिल को रोकती हैं। तो वो ये यहीं पे वही पूछा है, इफ़ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस देन अ मूविंग बाईसाइकिल वुड गो ऑन फॉर एवर। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो बाईसाइकिल आगे बढ़ती ही रहेगी और कभी नहीं रुकेगी। क्लियर? नाउ लेट्स सी द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले देखिए, शॉर्ट आंसर्स यूजुअली 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें आंसर भी थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो आंसर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स का इसमें आंसर होना चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल दैन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। अगर एक क्रिकेट बॉल ले रहे हैं और एक टेनिस बॉल ले रहे हैं और दोनों को फेंकते हैं सेम स्पीड से, तो टेनिस बॉल को रोकना आसान होता है और क्रिकेट बॉल को रोकना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मास ऑफ क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल का मास होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ टेनिस बॉल। जो क्रिकेट बॉल है वो हैवी होती है और जो टेनिस बॉल है वो हल्की होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिकेट बॉल का मोमेंटम है, मोमेंटम हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो जब इसका मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। P ऑफ C हम बोल रहे हैं मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल, और इसका मास कम है तो इसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो P ऑफ T हम बोल रहे हैं मोमेंटम। तो P ऑफ C विल बी ग्रेटर देन P ऑफ T, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए, है ना। तो इस वजह से जिसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जो कि क्रिकेट बॉल है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? आंसर 19 लिखिए। व्हेन क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल are moving with the same velocity, comma, it is easier to stop the tennis ball because, comma, mass of tennis ball is less as compared to cricket ball, hence its momentum is also less, and we know that force required to stop a ball is directly proportional to change in momentum. Hence, less force will be required in टेनिस बॉल। क्लियर? तो ये आपका आंसर 19 हो जाएगा। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको हाईलाइट कर देना है। इसके में कीवर्ड, इसमें हाईलाइट क्या करना है आपको? इसमें हाईलाइट करना है मास ऑफ टेनिस बॉल इज़ लेस एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, इतना अंडरलाइन कर देना है ना, और फिर ये भी अंडरलाइन कर देना, हेंस इट्स मोमेंटम इज़ ऑल्सो लेस। इतनी चीज़ आप अंडरलाइन भी कर देना, तो एग्जामिनर को आंसर देखने में भी थोड़ा ईजी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आंसर 20 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इसकी मीनिंग आपको समझानी है। तो ये तो बहुत ईजी है, P इज इक्वल्स टू M इंटू V। इसको हमको मीनिंग समझानी है। तो इसमें इसको सीधे वर्ड्स में लिख लो। इसका आंसर लिखो
द फॉलोइंग equation means that momentum of a body is the product of its mass and velocity with which it is moving। बस ये जो एक्सप्रेशन है इसी को वर्ड्स में लिख देना है, आप क्या समझते हो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ऑफ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। क्या कह रहा है? अब एक कराटे प्लेयर इतने सारे ईंटों का ढेर जो है वो एक हाथ मार के क्यों तोड़ देता है? तो ये तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या करता है कराटे प्लेयर? ये मोमेंटम का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? मोमेंटम का इस्तेमाल करता है। ही यूजेस मोमेंटम फॉर हिज एडवांटेज। क्या करता है? देखो हमें पता है P मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अगर ज़्यादा करना है, अगर ईंटें तोड़ने हैं तो हमको मोमेंटम ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना? और अगर मोमेंटम ज़्यादा करना है तो या तो मास बढ़ा दे या तो वेलोसिटी बढ़ा दे। दोनों में से कोई एक चीज़ अगर या दोनों चीज़ें बढ़ा देगी तो फिर मोमेंटम बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा मोमेंटम से ब्रेक पे स्ट्राइक करोगे तो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे। क्लियर? तो मास तो हमें पता है, जो कराटे प्लेयर है उसके हाथ का मास तो बहुत कम है, तो मास इज लेस। तो वो क्या करता है? वो वेलोसिटी बढ़ा देता है। ही इंक्रीजेस हिज वेलोसिटी। वो बहुत तेज़ी से हाथ जो है स्ट्राइक करता है ब्रिक पे, बहुत हाई स्पीड्स पे स्ट्राइक करता है, जिससे कि मोमेंटम बढ़ जाता है। वेलोसिटी जब बढ़ा देता है तो उससे मोमेंटम भी बढ़ जाता है और इस वजह से वो ब्रिक को तोड़ पाता है। क्लियर? तो हम इसी चीज़ को वर्ड्स में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। आंसर 21, इसको लिखिए। कराटे प्लेयर नीड्स टू जनरेट वेरी हाई मोमेंटम टू ब्रेक a pile of tiles, है ना? फिर आगे लिखो he does so by striking the tiles at very high velocity, and as a result he is able to generate high momentum and hence higher force is applied on tiles, due to which, कॉमा लगा दो, ड्यू टू विच दे ब्रेक। देखो बस इतना सा लिखना है, 1 2 3 4 5 5 लाइन्स का आंसर है ना? इसमें भी कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए पहली चीज़ तो ये अंडरलाइन कर लो, नीड्स टू जनरेट वेरी हाई मोमेंटम। फिर ये अंडरलाइन कर लो, स्ट्राइकिंग द टाइल्स एट वेरी हाई वेलोसिटी, एंड फिर लिखो हायर फोर्स इज अप्लाइड। ये 3 चीज़ें अंडरलाइन कर लो और यही आपके आंसर का बेसिस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार विद मास 200 ग्राम्स एंड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक टॉय कार है, उसका मास 200 ग्राम्स है एंड उसकी स्पीड
5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मोमेंटम निकालना है। बहुत इजी है। तो सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिस्ट कर लो। मास कितना दिया है, 200 ग्राम्स। इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.2 kg। सेकेंड क्या दिया हुआ है, स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोमेंटम। हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इज 0.2 kg, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 1.0 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर of question number 22. Now let's see question number 23. Question number 23 is saying, what is the change in momentum of a car weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly? एक कार है, उसका वेट 1500 किलोग्राम है और उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होके 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया? तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर 23। तो पहले तो सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिस्ट कर लो। मास ऑफ कार क्या है, 1500 kg, तो ये kg में ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर इनिशियल स्पीड क्या है कार की, दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। फिर फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड इज 72 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 1500 इंटू 36 kg किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी योर इनिशियल मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, PF यहाँ लिख लो, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे लिख लो फाइनल मोमेंटम। तो PF इज इक्वल्स टू M इंटू V हो जाएगा यहाँ पे। PF मास अगेन 1500 इंटू 72 kg किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो हम इस फाइनल वाले से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज निकल आएगा, PF माइनस PI। तो हम इसको करेंगे 1500 इंटू 72 माइनस 1500 इंटू 36 kg किलोमीटर पर आवर। इसको लिख सकते हैं 1500 ब्रैकेट में 72 माइनस 36, 1500 कॉमन ले लिया ये, kg किलोमीटर पर आवर। इसको माइनस कर लो, 72 में 36 माइनस करोगे तो 1500 इंटू कितना आएगा, 36 आ जाएगा, kg किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो ये हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो 1500 इंटू 36, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और आवर में 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो अब इसकी यूनिट हो गई kg, किलोमीटर का मीटर हो गया और सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 10 6 एंड ये 6 भी कट गया तो 1 हो गया यहाँ पे। 1500 इंटू 10 kg मीटर पर सेकेंड।
आंसर विल बी 15,000 kg/s। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। इतना मोमेंटम चेंज हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 is saying a body of mass 25 kg has momentum of 125 kg/s. Calculate the velocity of the body। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। P is equals to mv, mass is given 25 kg, वेलोसिटी निकालनी है एंड मोमेंटम कितना है 125 kg/s। तो सॉल्व कर लो v के लिए। 125 अपॉन 25 kg/s अपॉन kg, फिर kg कट गया, ये 5, तो वेलोसिटी विल बी 5 मीटर/s। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। एन एलिफेंट ऑफ मास 200 kg मूविंग एट 5 मीटर/s। तो 25 का ए, मास ऑफ एलिफेंट कितना दिया है 2000 kg एंड वेलोसिटी कितनी दी है 5 मीटर/s। तो मोमेंटम निकाल लो। P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, 2000 इंटू 5 kg/s। 5 टू 10, 1 2 3 kg/s। तो ये आंसर हो गया ए का। फिर क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर/s। तो मास कितना दिया है 0.02 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन 400 मीटर/s। m इंटू वी, मास is 0.02 इंटू 400 kg/s। its answer will be 8 kg/s। This will be your answer of question part B and this will be your answer of part A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the two balanced forces or unbalanced forces can change the shape of the object? Give example to illustrate your answer। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट आंसर्स में। चलो इसको लिख लेते हैं। आंसर 26। तो पहला पार्ट, इस क्वेश्चन के देखो दो पार्ट हैं, तो 2 पैराग्राफ में आंसर लिखना है इसके। तो पहला पार्ट है यहाँ तक और दूसरा पार्ट है इसके एग्जाम्पल्स देना। तो चलो पहला पार्ट पहले लिखते हैं। विच ऑफ द टू बैलेंस्ड फोर्सेज और अनबैलेंस्ड फोर्सेज कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखिए, बैलेंस्ड फोर्सेज कैन ओनली चेंज द shape of an object, they cannot create the motion in the object। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। इसका एग्जाम्पल देना है। तो अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो यहाँ से कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो बलून वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं फिर से। जब ये बलून बना के इसको ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हो। ये बलून पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं और अगर ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो इसका शेप चेंज होगा बट मोशन नहीं होगा, इसका ओनली शेप चेंज होगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन we press a balloon then its shape gets changed।
but no motion is created. This is because balanced force is applied. तो ये लिख लेना, ये आंसर हो गया आपका 26 का। जब बलून को प्रेस करते हैं तो इसका शेप चेंज होगा बट मोशन नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि हम बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं उस पर। इसको यहाँ बलून को अंडरलाइन कर लेना, एक छोटा सा डायग्राम बना देना, थोड़ा साफ सा बनाना, ऐसे गंदा संदा नहीं बनाना, थोड़ा क्लियर सा डायग्राम बनाइएगा। ये जैसे बलून लिया और प्रॉपर एरो बनाइएगा। ऐसे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मोशन। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो ये आपकी बुक में डायरेक्टली दी हुई है, तो दिस इज़ योर वर्क दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इट इज़ सेइंग स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन and give 2 examples to illustrate the Newton's first law of motion. तो this is also given in your book, but इसको मैं करा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, पहला है न्यूटन्स लॉ को लिखना है और दूसरा 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यूजुअली मार्क्स कैसे मिलेंगे? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क इसका होगा और 2 मार्क इसके होंगे। तो अगर पूरा नहीं लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखते हैं, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू first law of motion, a body at rest will continue to be at rest and a body in motion will continue to be in motion as long as no external force, या यहाँ पे करेक्शन कर लो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। A body at rest will continue to be at rest and a body in motion will continue to be in motion, है ना, in a linear path with uniform velocity until external force is applied. तो इस तरह से लिखना है आपको। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं अंडरलाइन करा देता हूँ। ये एक लीनियर पाथ और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज ऑल्सो कीवर्ड। आगे लिखते हैं, अब 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इनर्शिया का? तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं कार के स्टार्ट होने का। When car starts from rest, passengers are jerked backwards. ये पहला एग्जाम्पल हो गया। जब कार स्टार्ट होती है तो पैसेंजर्स को पीछे की तरफ झटका लगता है, तो दिस विल बी द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये क्यों होता है? क्योंकि पैसेंजर्स, ये लिखो मत बट ये समझ लो कि क्योंकि पैसेंजर्स में ऑलरेडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है
और उनकी लोअर बॉडी नीचे कांटेक्ट में है, तो लोअर बॉडी का पहले रेस्ट से मोशन बनता है, जबकि ऊपर बॉडी अभी भी रेस्ट में है, इस वजह से पीछे की तरफ झटका लगता है। और सेकंड हो सकता है आपका जब कार स्टॉप होती है तब भी लिख सकते हो, व्हेन कार स्टॉप्स फ्रॉम मोशन, कॉमा passengers are jerked forward। तो ये दो एग्जांपल्स दे सकते हो आप। और अगर कोई एग्जांपल देना है तो आपके बुक्स में एप्लीकेशंस दिए होंगे इसके, तो उसमें से आप और कोई एग्जांपल्स भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग, on what factors does inertia of a body depend and which has more inertia, a cricket ball or a rubber ball of same size? देखो इसके भी देखो दो पार्ट हैं, तो दो अलग अलग पैराग्राफ में इसको आंसर करना है। आंसर 29 पहला कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड। ये तो हमको पता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी उसके मास पे डिपेंड करता है। जब बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, बॉडी का मास कम होगा इनर्शिया कम हो जाएगा। इसको लिख लो, inertia of a body depends upon its mass। देखो, a body with higher mass will have higher inertia and vice versa। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है विच वन हैज़ मोर इनर्शिया, अ क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल। किस में ज़्यादा इनर्शिया होगी, क्रिकेट बॉल में ज़्यादा होगी या रबर बॉल में होगी? तो इसका आंसर हम वैसे ही पिछले आंसर की तरह देंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा। अब पता है हमें क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है, रबर बॉल का कम होता है, तो इसको लिख सकते हो, सिंस क्रिकेट बॉल हैज़ हायर मास, it will have higher inertia। क्लियर? तो बस इतना सा आंसर हो गया आपका और इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज सेइंग, व्हाई डू पैसेंजर्स इन अ बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स स्टार्ट सडनली। तो ये हमने कई बार किया हुआ है क्वेश्चन, ये इनर्शिया की वजह से होता है। जब बस स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? चलो इसको लिख लेते हैं, एक बार लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं। आंसर 30 सी, इसको ऐसे लिखिए, व्हेन द बस स्टार्ट्स इट्स inertia of rest is converted into inertia of motion. However, passengers are still in inertia of rest. Therefore, they tend to fall backwards। बस इतना सा लिखना है। जब बस स्टार्ट होती है तो उसका जो बस का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हैं वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, इसकी वजह से उनको पीछे की तरफ झटका लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई अ पर्सन ट्रैवलिंग इन बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली। तो बस इसमें भी यही है, इसमें ऑपोजिट चीज़ लिखनी है। 31 देखो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन द बस स्टॉप्स इट्स inertia of motion is converted into inertia of rest।
however passengers are still in inertia of motion. Therefore, they tend to fall forward. सेम वही चीज़ लिखनी है, बस ऑपोजिट चीज़ हो रही है यहाँ पे. तो दोनों इनर्शिया की वजह से हैं. पॉइंट ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है और क्वेश्चन नंबर 31 इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट. ऐसा क्यों होता है? जब गद्दे को हम पीटते हैं तो क्या होता है? उसके डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, उड़ के बाहर आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे भी इनर्शिया का ही गेम है. इनर्शिया देखो, डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स, उनका मास बहुत कम होता है ना, तो उसमें इनर्शिया भी बहुत कम हो जाएगा. तो जिसकी वजह से हल्का सा भी अगर कारपेट पे हम बीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें मोशन हो जाएगा, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो जाएगा और उसमें मोशन क्रिएट हो जाएगा. तो इसको भी लिख लेते हैं. चलो देखें कैसे लिखेंगे. आंसर 32. Dust particles have very small size, hence have very small inertia. फिर फुल स्टॉप लगाओ, फिर आगे लिखो when a hanging carpet is beaten, the inertia of rest of dust particles is converted into inertia of motion. Hence, they start to come out. जब हम कारपेट को बीट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स जिनका इनर्शिया बहुत कम है तो उनका इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा और रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बाहर आने लगेंगे. तो बस सिंपल सा आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन अ ट्री इज शेकन, इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स दे फॉल डाउन. व्हाई? ये रीज़न बताना है कि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसके जो फल हैं और लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो नीचे गिर जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने पेड़ को हिलाया तो ट्री का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो गया, मतलब ट्री में हल्का सा मोशन हुआ, जबकि जो उसमें फ्रूट्स और लीव्स हैं वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हैं, है ना, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं. इसको लिख लो. ऑन शेकिंग अ ट्री, इट्स inertia of rest is overcome. Its inertia of rest is overcome, but the fruits and leaves hanging from it are still at inertia of rest. This is the reason they fall down. Clear? आंसर नंबर 34 देखते हैं. Why it is dangerous to jump out of a moving bus? ये भी इनर्शिया से ही रिलेटेड है. चलती हुई बस से कूदना क्यों बड़ा खतरनाक होता है?
देखो, जब आप बस से चल रहे हो तो बस और में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है और आपके अंदर भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। जब आप बस से कूद जाते हो अचानक से, तो आपका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो अचानक से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप अचानक से रेस्ट में आ जाते हो, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो सकते हो और गिर सकते हो और चोट लग सकती है। तो इस वजह से बहुत डेंजरस है। तो इसको लिख लो, दिस इज बिकॉज व्हेन वी जंप फ्रॉम द बस वी, या फिर ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, when we are on the bus we have inertia of motion. On jumping out of moving bus, it is suddenly converted into inertia of rest, है ना? Hence we can become disbalanced and fall. Thus it is dangerous. तो इस तरह से लिख लेना आंसर नंबर 34। देखो, हर जिसमें भी रीजंस पूछे हैं ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है, क्या लैंग्वेज लिख के आनी है, वो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद, वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ 10 किलोग्राम कार ट्रैवलिंग एट ए 5 मीटर पर सेकेंड, B 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड C 36 किलोमीटर पर आवर। तो इन तीनों ही केसेस में हमको मोमेंटम निकालना है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि स्पीड पूछी है kg मीटर पर सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होगी, तभी फॉर्मूले में रखना। जैसे यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में यहाँ भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आप सीधे पुट कर सकते हो। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग। सो 35 का पार्ट ए, वी नो P इज इक्वल्स टू M इंटू वी। मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 5 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में वेलोसिटी इज गिवन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है। तो अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, कितने होते हैं? तो 1/100 होते हैं। देखो, इसको ऐसे करते हैं, सारी यूनिट्स लिख लो आप पहले। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब नीचे से ऊपर जाना है ना, तो 100, तो 100 हो गया, तो 1/100 हो जाएगा। तो 20 इंटू 1/100, सेंटीमीटर से मीटर हो जाएगा और अपॉन सेकेंड है, सेकेंड्स में ही चाहिए। तो इसका हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेम फॉर्मूले में रख लेंगे, P इज इक्वल्स टू M इंटू वी। मास कितना दिया हुआ है 10 इंटू 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्ट बी हो गया आपका। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी, पार्ट सी में वेलोसिटी कितनी दी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर तो 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और ये क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो
36 इंटू 1000, किलोमीटर का तो मीटर हो गया। अब ये आवर को भी हमें सेकेंड में करना है, तो हमें पता है एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो नीचे आवर लिखा है तो नीचे 60 इंटू 60 लिख देंगे और ये सेकेंड्स हो गया। तो ये हो गए 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब सिमिलरली फॉर्मूले में रख लो, मास 10 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, कितनी हो गई 100 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर मोमेंटम ऑफ पार्ट सी।